दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 601 नंबर से लेकर के 625 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य को आज हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की नींव आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की नींव संगम वंश के रूप में 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक भाइयों के द्वारा नींव डाली गई थी। तो हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ये दो भाई थे। उन्होंने 1336 ईस्वी में संगम वंश के रूप में विजयनगर साम्राज्य की नींव तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर के किनारे डाली थी। ये दोनों भाई होयसल वंश के, ध्यान रखिएगा, ये दोनों भाई होयसल वंश के वीर बल्लाल थर्ड के दरबार में रहते थे। तो ये दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव संगम वंश के रूप में स्थापित करते हैं। तो कौन कौन से रहे हैं? तो पहला वंश रहा है संगम के बाद फिर अगला कौन आया है? तो संगम के बाद ए आर्डर भी पूछा जाता, सालू। संगम के बाद सालू के बाद फिर कौन अब वंश आता है? तुलु वंश आता है। और तुलु के बाद फिर अगला कौन आता है? अराबीडु वंश। तो पहले इन चारों का आर्डर पता होना चाहिए। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और सबसे लास्ट में अरबीडु वंश आता है। अरबीडु वंश आता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हरिहर प्रथम के। हरिहर प्रथम के द्वारा कुछ काम किए गए। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम 1336 ईस्वी में संगम वंश की नींव डाले और फिर हरिहर प्रथम के द्वारा मैसूर व मदुरई, ध्यान से समझिएगा, ये कर्नाटक में एक क्षेत्र मैसूर हुआ करता था और मदुरई तमिलनाडु, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इनको जीत लिया जाता है। तो हरिहर प्रथम के द्वारा मैसूर व मदुरई को जीत लिया जाता है और उसके बाद फिर इनका भाई 1336 से लेकर के 1356 तक हरिहर प्रथम शासन करते हैं। इसके पश्चात 1356 ईस्वी में कौन? बुक्का राय प्रथम। बुक्का जो हरिहर का भाई होता है, बुक्का राय प्रथम के द्वारा आगे का शासन देखा जाता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा है वो आगे किसकी बात? वो तुलु वंश के अंतर्गत हम जब आगे पहुँचते हैं तो यहाँ हम तुलु वंश को आज डिटेल में समझेंगे। तुलु वंश के अंतर्गत ही सबसे महान प्रतापी जो शासक होता है उन्हीं में से उसका नाम क्या होता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 होता है और कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। और कृष्णदेव राय के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाता है। 1510 ईस्वी में शिव समुद्रम को जीता जाता है। शिव समुद्रम। तो कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में शिव समुद्रम को जीता। 1512 ईस्वी में रायचूर को जीता और 1523 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1523 ईस्वी में ये उड़ीसा व वारंगल पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। इसी के शासनकाल में अष्टदिग्गज भी यहाँ पर रहते थे। तो हम समझ लेते हैं कि अष्टदिग्गज कौन कौन थे। उनमें से पहला नाम है अल्लाह सानी पेड्डाना। तो 2-3 बार बोलिएगा, अल्लाह सानी
पेडाना। अल्लाह सानी पेडाना ये इम्पॉर्टेंट नाम है। अल्लाह सानी पेडाना को आंध्र कविता पितामह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि आंध्र कविता पितामह किसे कहा जाता? आंध्र कविता पितामह के नाम से अल्लाह सानी पेड्डाना को जाना जाता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो मनुचरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो एग्जाम में पूछेगा मनुचरितम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो आप कहोगे अल्लाह सानी पेड्डाना। अल्लाह सानी पेड्डाना के द्वारा मनुचरितम ग्रंथ की रचना की गई और इन्हें आंध्र कविता पितामह का उपाधि दी गई थी। और दूसरा है आपका नंदी थिम्माना। अगला नाम कौन है? अगला नाम दूसरा देखिएगा, जो दूसरा नाम है उसी का क्या नाम है? नंदी थिम्माना। दूसरा नाम कौन है? नंदी थिम्माना। तो नंदी थिम्माना के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, नंदी थिम्माना के द्वारा परिजाता पहारानम, ध्यान से समझिएगा, परिजाता पहारम नामक ग्रंथ की रचना नंदी थिम्माना ने किया था। तो पहला नाम बताए अल्लाह सानी पेड्डाना, दूसरा नाम नंदी थिम्माना जिसने परिजाता पहारम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और तीसरा नाम है मदयगिरी मदयगिरी, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा, मदयगिरी मल्लाना। तो 3 नाम अभी तक आपको हमने बताया। पहला अल्लाह सानी पेड्डाना, दूसरा नंदी थिम्माना, तीसरा मदयगिरी मल्लाना और चौथा नाम है धुरजाति। तो चौथा नाम ध्यान दीजिएगा, चौथा नाम कौन है? धुरजाति। तो चौथा नाम धुरजाति। पांचवें नाम पे आइए तो ध्यान से समझिएगा। पांचवा नाम आयाला राजू रामा भद्र कवि। आयाला राजू रामा भद्र कवि लिख दे रहे हैं। चौथा नाम आप कहोगे इतने नाम, तो ऐसे उधर साउथ में ऐसे नाम होते हैं। तो अगला नाम था आयाला राजू रामा, एक नाम है रामा भद्रा आयाला राजू रामा भद्रा कवि, ये चौथा नाम हो गया। पांचवा नाम पिंगाली सूरन, ये आसान नाम है। तो अगला पांचवा नाम कौन है? पिंगाली सूरन, ये पांचवा नाम था। छठा नाम है रामराज भूषण, ये भी आसान है। छठा नाम कौन है? रामराज भूषण, ये आपका कौन है? ये सातवां नाम है। सातवां नाम रामराज भूषण। और सबसे 8वां नाम है तेनाली रामकृष्ण। ये सबको आपका नाम पता होगा। तो अष्ट दिग्गज में कौन कौन थे? अल्लाह सानी पेड्डाना, दूसरा नंदी थिम्माना, तीसरा मदयगिरी मल्लाना, चौथा नाम है धुरजात, पांचवा नाम अय्याला राजू रामाभद्र कवि और छठा नाम है पिंगाली सूरन और सातवां नाम है रामराज भूषण और आठवां नाम है तेनाली रामकृष्ण। इन्हीं के आठों को सामूहिक रूप से अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1565 में एक युद्ध होता है। कब? 1565 में एक युद्ध होता है। इसी को तालिकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस तालिकोटा के युद्ध में एक तरफ इस समय यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है किसका शासन होता है? रामराज का
रामराज नाम का एक व्यक्ति शासन कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो बहमनी वंश था, बहमनी वंश से हमेशा इसकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और आपका बीदर, ये सभी मिल करके इसको पराजित कर देते हैं और इस प्रकार इसका क्या अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का तालकोटा के युद्ध के बाद पतन हो जाता है। अब यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, यानी इसका कृष्णदेव राय 1509 से लेकर के 1529 तक का काल है और ये काल आपका किसके समकालीन होंगे? बाबर के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, चंगेज खान का मूल नाम बचपन का नाम तेमुचिन था। तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। अगला, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराज भी कहा गया? तो ये किसको कहा गया? मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन को किस नाम से जाना गया है? प्रौढ़ देवराज के नाम से। तो इसका आंसर मल्लिकार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक, या क्लियर हो चुका होगा। बहमनी राज्य से इसका शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहा है? संघर्ष चलता रहा। पतन तक का संघर्ष बहमनी राज से रहा और बहमनी राज की स्थापना कब? तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी के द्वारा की गई थी। हसन गंगू बहमनी के द्वारा की गई थी। आगे चलकर इसके जो शासक हुए हैं वो मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम। ये कब से कब? तो 1358 से लेकर के 1377। 1358 से लेकर 1377 तक मोहम्मद शाह प्रथम रहते हैं। तो ये बहमनी वंश पूछा जाए, स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू बहमनी ने किया था 1347 ईस्वी में। और पहला, इसके बाद हसन गंगू के बाद कौन शासक होता है? तो मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर 1377। इसने वारंगल, विजयनगर के जो शासक होते हैं, वारंगल और विजयनगर के शासक, उनको ये पराजित करता है। उसके बाद फिर अगला जो मोहम्मद शाह प्रथम के बाद जो अगला आता है उसी का नाम मोहम्मद शाह सेकंड होता है। तो अगला जो आता है उसी का नाम क्या होता है? मोहम्मद शाह सेकंड। और मोहम्मद शाह सेकंड का जो शासनकाल है वो आपका 1378 से लेकर के कब तक? तो 1397। 1378 से लेकर 1397 तक मोहम्मद शाह सेकंड शासन करता है। इसके बाद फिरोज शाह बहमनी आता है। फिरोज शाह बहमनी, और फिरोज शाह बहमनी के बाद फिरोज शाह बहमनी का शासन 1397 से लेकर के कब तक रहता है? तो ये 1422 तक इनका शासन रहता है। 1397 से 1422। और फिरोज शाह बहमनी के द्वारा देवराय प्रथम को हराया जाता है। विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया जाता है। और इसके बाद अहमद शाह आते हैं और अहमद शाह का शासन, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर कौन आते? अहमद शाह। और अहमद शाह का शासन कब? 1422 से लेकर के 1435 तक रहता है। अगर पूछा जाए सबसे क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी शासक कौन था? तो अहमद शाह था। इसने राजधानी को परिवर्तित किया, गुलबर्गा से राजधानी बीदर को ले गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहमनी वंश में राजधानी किसने परिवर्तन किया था? तो अहमद शाह। कहाँ से? गुलबर्गा से बीदर को राजधानी बनाया था और वारंगल को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद फिर मोहम्मद शाह थर्ड आता है और मोहम्मद शाह थर्ड। तो 3 मोहम्मद शाह आए हैं, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह सेकंड और मोहम्मद शाह सबसे लास्ट में थर्ड आता है। और इसका जो शासन 1463 से लेकर के 1482 तक रहता है। 1482 तक रहता है। और फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है वो 5 भागों में टूट जाता है। बहमनी वंश जो है वो 5 भागों में टूट जाता है। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा। कौन कौन 5 भागों में जो बहमनी वंश है 5 भागों में टूटता है? कौन? तो हमने कहा बीजापुर,
दूसरा बा से 3 है बरार, अगला है बीदर, अगला है गोलकुंडा, 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 और एक और कौन बचा, अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर। इन 5 भागों में बहमनी टूटता है और आगे चलकर क्या होगा, तालकोटा का युद्ध होगा। उस तालकोटा के युद्ध में इन्हीं टूटे हुए बहमनी के भाग आपस में फिर से मिल जाएंगे और फिर विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से पराजित कर देंगे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो बहमनी राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में सबसे शीर्ष जो राज्य रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोल्ड चेन बनाने, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए कितना 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो ऐसा भारत के लिए कौन कर सकता, जापान। अगला आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को आधार एवं पैन कार्ड लिंक करवाने के लिए अंतिम तिथि इंक्रीज कर दी है। वो कब तक के लिए इंक्रीज कर दी है, 13 सितंबर 2021 तक के लिए। हाल ही में दिल्ली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसकी पहली कुलपति किसको बनाया गया, तो आपका ये बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटीवायरस मैकएफी के संस्थापक का निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉन मैकफी। एंटीवायरस मैकफी का निधन हो गया, तो ये जॉन मैकफी इनका क्या था, पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में कौन सा, तो कांस्य पदक को जीता है। हाल ही में किसने इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इस बुक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड की बुकें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हाल ही में रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, गोवा। तो रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है, ये हम्पी कर्नाटक में है, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा ये हम्पी किस जिले में है, तो ये बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार लगाओ, तो ये गरीबी हटाओ का नारा 1980 में दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। हरित क्रांति 1966 में, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 पहले कौन आएगी, 3 के बाद आपका 2 और सबसे लास्ट में 1 आएगा, तो 3, 2, 1 यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस के कारण होती है, तो दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होती है, फंगस से होती है। और ये आपका दमा भी फंगस से होता, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका फ्लू है, छोटी माता है, ये आपका किससे होता, वायरस से होता है। किससे होता, ये वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। एनीमिया निम्न में से किस कमी के कारण होती है, तो रक्त की कमी से एनीमिया होती है। और रक्त के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है वो विटामिन 12, इसे को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन 12। अगला, भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष साहब इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता, तो जोनल काउंसिल का गठन जोनल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत किया गया। जोनल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत इनका गठन किया गया। इस प्रकार जो जोनल काउंसिलें होती हैं ये आपकी सांविधिक निकाय हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है,
कैसी सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते, पीएम मत लगा दीजिएगा। जबकि इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। नदी जल जो बोर्ड नदी जल जो प्राधिकरण है उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता? तो पूर्वोत्तर भारत का जो ये पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो लास्ट वाला जो मिजोरम है सब आपका किसके साथ? म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में मिजोरम केवल है, तो ये आपका बॉर्डर साझा करता। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किसका? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो जाहिर सी बात है 2007 से लेकर 12 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते। जैसे अब नीति आयोग है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय योजना आयोग 2007 से लेकर 12 तक प्रधानमंत्री जो इसके बीच प्रधानमंत्री रहे हैं वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी उसके योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे क्या आया है? नीति आयोग। ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि बेफिन व अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी? ये डेविस जल संधि हो जाएगी। तो अमेरिका का ये बेफिन है और ये आपका ध्यान से समझिएगा। तो इसमें बेफिन एक तरफ आपका ये अंदर वाला बेफिन है, इधर वाला अटलांटिक महासागर है, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा उसी को डेविस जल संधि के नाम से जाना जाता है। और जो जल संधि होती है 2 जलीय भागों को कनेक्ट करती है, वह 2 स्थलीय भागों को अलग करने का काम करती है। यहाँ डोबर जल संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका ब्रिटेन वाला है, ये आपका यूरोप का फ्रांस वाला है, इधर वाला इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल लिख दिए, इधर वाला नॉर्थ सी है। इनके बीच भी एक सक्रिय जल संधि पाई जाती है, इसी को डोबर जल संधि कहा जाता। जो नॉर्थ सी उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है, वह देश पूछा जाए यूरोप हुआ और देश पूछा जाए तो फ्रांस हुआ और ये ब्रिटेन को अलग करती है। इसके बाद यहाँ जिब्राल्टर जल संधि बताई दिए थे पिछले क्लास में। आप देखिए यहाँ जिब्राल्टर जो जल संधि है या भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है तथा अलग किसको करती है? तो ये स्पेन, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। अब यहाँ डेनमार्क जल संधि आई, तो ये भी हम समझ लेते हैं। डेनमार्क जो एक देश है, डेनमार्क और उसके बाद यहाँ पर आपका एक आइसलैंड है, इनके भी जो जल संधि है ग्रीनलैंड है, जिन पे डेनमार्क का कब्जा है, तो इसको ग्रीनलैंड जल संधि के नाम से या डेनमार्क जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्यान से समझिएगा, ग्रीनलैंड जल संधि को ग्रीनलैंड सागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है, अलग ग्रीनलैंड को किससे? आइसलैंड से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के पास है। तो सारे ऑप्शन का हमने यहाँ निपटा दिया। अगला, द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये पिछले वीडियो में हो चुका, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो फिर से जान लीजिए इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? BR शिंदे के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार संधियों को लगाइए। एक्सला सापेल की संधि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से लेकर 1748 के बीच होता है और कर्नाटक का प्रथम युद्ध फ्रेंच सेना व अंग्रेजी सेना के बीच होता है। 1748 में एक्सला सापेल की संधि होती है और युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद 1749 से लेकर 56 तक द्वितीय युद्ध होता है और वो युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है और 1756 से लेकर 1763 के बीच तीसरा एक युद्ध होता है जिसे कर्नाटक का तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता। वो पेरिस की संधि से समाप्त होता 1763 में। चूँकि 7 साल तक चला था तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से 7 ईयर वार के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 1 पे पहला एक्सला सापेल, फिर पांडिचेरी और फिर पेरिस आएगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी एक क्रम में लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3।
और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 है, सही है। तृतीय 61 से 66 है, और 66 में फिर आपका क्या होगा, इसमें ब्रेक आएगा 3 सालों का, क्योंकि इस समय 1965 में भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका होगा, इस वजह से इनको अनवरत रूप से जारी नहीं किया जा सका। तो ये 66 से 71 चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ से नहीं शुरू होती, बल्कि ये 1969 से शुरू होती है और ये 1974 तक चलती है, चौथी। तो ये वाला आपका क्या है, गलत है। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। जय हिंद।